हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप चौरसिया वेलकम्स ऑल ऑफ यू माई यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम लोग जो है मिरर दर्पण चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू किए हुए थे। उसमें अबाउट लाइट, ऑब्जेक्ट के प्रकार तथा फिर मिरर के प्रकार तथा उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी उस सब के बारे में पढ़ लिया था। और रिलेशन बिटवीन यू, वी और एफ भी हमने जो है डेरिवेशन के थ्रू पढ़ लिया था। अब इसमें एक जो टॉपिक है बचा हुआ है वो है मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन, जिसको इसमें नाम दिया गया है मैग्निफिकेशन। इसी को बोला जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर के साथ में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स और बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक, या इसको हिंदी में कहते हैं आवर्धन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, किसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन, या फिर इसका यूज क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली जो मैग्निफिकेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को किसी दर्पण के द्वारा छोटा या बड़ा करके देखने का जो प्रोसेस होता है उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और किसी भी वस्तु की लंबाई को क्या करना, या तो बड़ा करने को बोलते हैं इरेक्ट, या फिर छोटा करना जिसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, इसको दर्शाते कैसे हैं, तो जो मैग्निफिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर पढ़ रहे हैं तो आगे लगा लेते हैं, रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो होता है किसी भी वस्तु का जो इमेज बनता है उसकी लंबाई, किसी भी वस्तु के द्वारा जो इमेज बनती है। अब वो इमेज कैसे बनेगी, किसी दर्पण से टकराने के पश्चात बनेगी, तो जो इमेज बनेगी उसकी लंबाई तथा वस्तु की जो रियल लंबाई होती है उसकी अनुपात को बोलते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको बात करें तो इसको लिखते हैं HI, इसको लिखते हैं HF, या फिर इमेज को I से दर्शाया जाता है, ऑब्जेक्ट को O से। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया इसका प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, M बोलते हैं। अब ये जो है आता कहां से है इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं ये जो है एक दर्पण है, ठीक, जिसका ध्रुव यहाँ पे P है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस गया इधर, यहाँ पे F हुआ, यहाँ पे C हुआ, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट था इससे एक किरण गई, D बिंदु पे टकराई और टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली आई। ठीक, दूसरा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस CP है, यहाँ पे जो इमेज रखी हुई थी AB, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था AB है। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस PB है, कौन सा है, PB है, यहां से एक इस PB पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। अब जो PB है ये जो दर्पण है उस पे क्या है, उस पे लंब है। अब जब लंब है तो यहां से एक किरण हम लेके आते हैं ऐसे, क्योंकि ये लंब का कार्य कर रहा है, ये हो गया हमारा आपतन कोण थीटा। तो यहां से ठीक उतने ही डिग्री पे एक आएगा परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण होगी और यहाँ पे परावर्तन कोण बना, ये भी थीटा। ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, तो एक दूसरे को जब यहाँ पे काट रहे हैं तो यहीं पे इनका क्या बनेगा, यहाँ पे इनका बन जाएगा इमेज। ये इमेज क्या है, A डैश और B डैश। ठीक, कौन सा है, A डैश और B डैश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक वस्तु रखी थी AB, क्या वस्तु यहाँ पे रखी हुई है AB, और उसके बाद फिर क्या है AB है, AB से एक किरण जो है ऐसे चल के जा रही है, दर्पण से D बिंदु पे टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है। अब मुख्य फोकस से होकर क्यों आ रही है, क्योंकि जो AD किरण है, ये जो आपतित किरण AD है, ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आएगी। ठीक, अब दूसरी कोई किरण जो है यहाँ जाके बिंदु P पे टकराई। अब जो बिंदु P पे टकराई तो चूंकि जो PB है ये बिंदु P पे क्या है, लंबवत है,
तो यहाँ पे ये होगा आपतन कोण और ये होगा परावर्तन कोण। ठीक, अब हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? पहले लिख लेते हैं कोण चित्र में कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये है परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। ठीक, दूसरा क्या है? कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये होगा जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ये हुआ 90 डिग्री। अब अगर हम देखें ए से क्या होगा? त्रिभुज ए बी पी समरूप है किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। ठीक, अब जब समरूप त्रिभुज होता है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो संगत भुजाएं होती है उनका जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है। अब हम संगत भुजाओं को लेते हैं ए डैश बी डैश, क्या? ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी बराबर क्या होगा? पी बी डैश अपॉन में पी बी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं? इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब नीचे लिख लेते हैं कि जो ए बी है ए डैश बी डैश वो क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई या फिर ऊंचाई, जिसको एच आई बोलते हैं या फिर कैपिटल आई बोलते हैं। ए बी जो है वो है वस्तु की ऊंचाई, इसको बोलते हैं एच ओ या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, फिर आता है पीबी। जो पीबी है पीबी डैश, तो पीबी डैश क्या है? ये है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब जब ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो है v। ठीक, उसके बाद है पीबी, ये है ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको लिखते हैं u से। ठीक, अब लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे जो है जो ए बी है, ए बी हम लिखेंगे u धनात्मक है तथा आई, यहाँ पे u नहीं, यहाँ पे जो HO है वो धनात्मक है तथा आई को क्या बोलते हैं? और आई को हम बोलते हैं HI, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, उसके बाद और क्या है? V और U। ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है जब साइन कन्वेंशन, तो उसमें मैं बताया था कि अगर यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है तो इधर की सारी वस्तुएं क्या होती हैं? पॉजिटिव, और इधर की सारी वस्तु क्या होती है? निगेटिव। ऊपर की सारी वस्तुएं क्या होती है? पॉजिटिव, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी वस्तु निगेटिव होती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ए बी है ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव। ए बी डैश रेफरेंस लाइन के नीचे है, इसलिए होगा निगेटिव। पी से बी की दूरी क्या है? पी से बी की जो दूरी है वो वैसे तो u है, लेकिन अगर इसको हम कोऑर्डिनेट में लिखें तो दिखाया जाएगा -u। यहाँ से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो b होती है क्या? v, लेकिन इसको हम -v लिखेंगे। ठीक,
अब आते हैं यहाँ पे, इधर देख लेते हैं, जगह उधर है नहीं, इधर। ठीक, इन सब की वैल्यू को हम उठा के इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो a डैश b डैश की जो वैल्यू आई है उसको हम लिखेंगे hi और इसको लिखेंगे ho। ठीक, pb डैश जो है क्या है, pb डैश ये होगा माइनस का v। ठीक, और क्या है, pb होगा माइनस का u। ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, hi, क्या hi, जो hi है वो भी क्या है, ऋणात्मक है। तो फिर हम जो आगे लाइन में लिखेंगे तो hi अपॉन में ho बराबर माइनस v अपॉन में u। क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था जो उसका सूत्र था वो क्या होता है, इसको हमने hi को लिख दिया i और ho को लिख लिया o, ये हो गया v अपॉन u माइनस का। हमने उधर जो है पढ़ा है कि i o इक्वल टू m, इसलिए m इक्वल टू i अपॉन o बराबर v बटे u, यहाँ पे माइनस रहेगा और हमको यही प्रूव करना था। ये हमको मिल गया। इतना जो है आप लोग पहले छाप लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे बताते हैं। इसमें जो है दो स्थितियां बनेंगी। पहले केस में कंडीशन नंबर 1, या तो m क्या होगा, m जो है पॉजिटिव होगा। जब m पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो hi है और ho ये भी पॉजिटिव होगा ना, तभी तो ये पॉजिटिव आया। मतलब कि जो इमेज है, और ये पॉजिटिव कब होगा कि अगर ये रेफरेंस लाइन है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर ही रखा हुआ है, और जो इमेज है ये भी ऊपर अपर डायरेक्शन में ही बन रहा है, ऊपरी दिशा में बन रहा है, जिसको बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऊपरी दिशा में बन रहा है तभी ये पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बोथ साइन और सेम। ठीक, अब बोथ साइन सेम कब होंगे, इस केस में मतलब कि इमेज सीधी बने और कैसी बने, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इमेज बनेगी, वो जो बनेगी इमेज, बनेगी अपवर्ड या फिर बोलते हैं इरेक्ट। ठीक, और कैसी बनेगी, वर्चुअल। भाई सीधी इमेज जो बनती है वो आभासी बनती है ना, आभासी बनेगी तभी तो क्या बनेगी, वो सीधी बनेगी। ठीक, दूसरी स्थिति में m क्या होगा, m जो होगा निगेटिव। और जो निगेटिव होगा इसका मतलब क्या होगा, ये जो hi अपॉन में ho ये निगेटिव होगा, किसी एक का साइन जो है निगेटिव होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइन और नॉट सेम। ठीक, तो इसमें जो है जब सेम नहीं बन रहे हैं तो इसमें जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड। जो इमेज बनेगी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कैसी, इन्वर्टेड बनेगी, और रियल इमेज बनेगी। हमने जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो उसमें सीखा था कि जब वर्चुअल इमेज बन रही थी तो वो सीधी बन रही थी, मतलब कि सीधी इमेज जो थी वो वर्चुअल थी, यानी दर्पण के पीछे बन रही थी। लेकिन जो रियल इमेज थी वो इन्वर्टेड फॉर्म में थी और दर्पण के सामने बन रही थी, इसलिए वो रियल इमेज थी। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा, ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन। अब जब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, दूसरी स्थिति की, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ m था वो क्या होगा, एक से बड़ा। मैग्नीट्यूड ऑफ m जो होगा वो एक से
बड़ा होगा, जब 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो HI की वैल्यू थी वो HO से बड़ी थी। क्या थी? HI की जो वैल्यू थी वो HO से बड़ी थी। ठीक, अब जब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ m है वो 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी मैग्नीफाइड। दूसरा जो है m इज ग्रेटर देन 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ m जो है वो 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा कब होगा? जब यहाँ पे जो ये ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ HI इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ O, क्या? HO। ठीक, तो यहाँ इस फॉर्म में जो इमेज बनेगी वो बनेगी डिमिनिश्ड या छोटी बनेगी। ठीक, अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2। अब पहले तो यहाँ पे m की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? निगेटिव आई है। क्या आई है? निगेटिव आई है। हमने पढ़ा जब m की वैल्यू निगेटिव होती है तो जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। क्या बनती है? इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है, क्योंकि यहाँ पे देखो m की जो वैल्यू है -2 है, और -2 मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो निगेटिव आई है, और निगेटिव के केस में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। क्या बनती है? इन्वर्टेड और रियल बनती है। ये हो गया। अब हम इमेज के साइज की बात करते हैं, तो जो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ m की बात करें तो यहाँ पे कितना है? ये 2 है ना भाई। अगर इसको हम ऐसे लिख दें ऐसे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा ना। ठीक, तो जब 2 होगा मतलब कि यहाँ पे जो m का मान आ रहा है, जो m का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 2 आ रहा है। 2 आ रहा है कि जब 2 आ रहा है तो यहाँ पे जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 की स्थिति बन रही ना, और इस स्थिति में जो इमेज होगी वो बनेगी मैग्नीफाइड। क्या बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी। अगर हम लिख दें ऐसे, यहाँ पे एक दूसरा केस लिखें -3/4, क्या? m की वैल्यू -3/4, ठीक है, या फिर माइनस न लिख के लिख देते हैं +3/4। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस का 3/4 है तो सबसे पहले जो इमेज बनेगी वो जो है कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी या फिर अपवर्ड या फिर इरेक्ट बनेगी। ये सब चीजें हम जानने के लिए फिर उसी पुराने वाले उसमें कंडीशन में जाएंगे। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है पॉजिटिव है। जब m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे बोथ साइड सेम रहेंगे ना। जब बोथ साइड सेम होंगे तो क्या होगा? इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, अपवर्ड बनेगी, और वो जो इमेज बनेगी वर्चुअल को बोलते हैं आभासी। ठीक, अब आभासी बनी क्योंकि ये पॉजिटिव था। दूसरी वजह 3/4 है तो कितना हो जाएगा? 0.75। ठीक, 0.75 आया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो m की वैल्यू है, जो m का परिमाण है वो 1 से छोटा है, और जब 1 से छोटा होगा तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो होगा डिमिनिश्ड। कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि इसका एक क्वेश्चन करवाते हैं। तो हम जो है क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक छोड़ रहा था जिसको बोलते हैं संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संयुग्मी फोकस। अब मानते हैं कि कोई दर्पण है ऐसे, ये इसका हुआ ध्रुव, ये प्रिंसिपल एक्सिस एफ सी, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, और यहाँ से ये जो वस्तु थी ए बी, ये जो बिंदु ए है यहाँ पे एक वस्तु ए बी रखी हुई है। यहाँ से चलने वाली किरण ऐसे गई, ऐसे चली गई, दूसरी किरण ऐसे गई, ऐसे आ गई। यहाँ पे इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे जो संयुग्मी फोकस की हम बात कर रहे हैं, संयुग्मी फोकस वह होता है कि यदि दो बिंदु हैं और हम क्या करें? वस्तु को उठा के उसके स्थान पे कर दें तथा इमेज को उठा के उसके स्थान पे कर दें। जहाँ पे इमेज बन रही थी वस्तु को हम क्या करें? इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दें, तो इसका जो इमेज है वो फिर यहाँ बनने लगे। तो ये जो
दोनों बिंदु हैं एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्थिति है केवल अवतल दर्पण में ही संभव होती है, उत्तल में क्यों नहीं होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो सारे इमेज बनते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं। कहाँ बनते हैं, दर्पण के पीछे। अब हम बात करते हैं अगर दर्पण के पीछे की, तो ये एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये P, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F और C, ये पैदल गया इधर से ऐसे, ये टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी जो किरण है ये ऐसे गई, ऐसे इधर से जाएगी उधर से आती हुई फिर प्रतीत होती है, एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। अब चूंकि अगर हम वस्तु को उठा के जो AB था इसको उठा के A डैश B डैश के स्थान पे रखेंगे तो चलने वाली किरण इससे टकरा के परावर्तित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे चमकदार सतह नहीं है। इसलिए यह जो स्थिति है संयुग्मी फोकस की, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि यह स्थिति केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर यही हम खत्म करते हैं इसको, और आप लोग जो है देखिएगा था, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये जो आज का लेक्चर है कैसा रहा, ताकि जो है हम आगे के लेक्चर को और बेहतर कर सकें, तथा इस जो ये सेशन रहा इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें।